हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में हम लोग वायु और जल प्रदूषण के बारे में जान रहे हैं। किस तरह से वायु प्रदूषण फैलता है, कौन कौन से कारण हैं, उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर है एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में, जिसमें आप सभी ने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एक तो है बच्चों डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट्स को कट कर देना। जंगलों की कटाई जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को आपके वातावरण में बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कारण है। इसमें क्या है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल negatively affects the amount of carbon dioxide getting converted into oxygen. This increase of concentration of carbon dioxide in the atmosphere. जब बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर दी जाती है किसी स्पेसिफिक विकास के कारण को बना करके कि हाँ हम यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और डेवलपमेंट के लिए जैसे कोई पोर्ट बन रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट प्रपोज हो गया कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, कहीं पे कोई बिल्डिंग प्रपोज हो गई, कहीं पे कोई बहुत बड़ा होटल प्रपोज हो गया, है ना। तो उन सब चीजों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पे जंगल, जिसको कहते हैं ग्रीन एरिया के अंदर घुस करके, और उस जंगल को अगर बड़े पैमाने पर एक साथ 100-150 पेड़ काट दिए जाएं तो उससे क्या होता है, आपका ये बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है हमारे वातावरण पे। उसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो आपका ऑक्सीजन में बदल नहीं पाती हैं, है ना, और इस कारण से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस, मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि जंगलों की कटाई, है ना। बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ जो जंगलों की कटाई हो रही है वो इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरा कारण है बच्चों बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है, फॉसिल फ्यूल्स में आपका आता है कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि डीजल और पेट्रोल, जिससे हम लोगों की गाड़ियां और बहुत सारे संयंत्र चलते हैं, वो आपका पेट्रोलियम पदार्थों की कैटेगरी में आता है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स such as coal and petroleum releases greenhouse gases. ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वातावरण में रिलीज करती हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन। ये वातावरण में किसके कारण ज्यादा फैलती हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण। तो या तो इसको रोकने का क्या तरीका है कि या तो कोई ऐसा दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाए, इसकी जगह पे कोई दूसरा और साधन आए जिससे जो चीजें फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू चलती हैं वो दूसरे तरीके से, जैसे बहुत सारी जगहों पे अब देखो आप सबको पता है कि क्या, जैसे ट्रेन, पहले ट्रेन जो है, पहले जो रेलगाड़ी है वो कैसे चलती थी, कोयले से चलती थी, है ना। आज के टाइम में ट्रेन जो है वो किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिक से, है ना। तो इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलने में क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं होता। तो उसी तरह से देखिए गाड़ियां, हम बात करें टू व्हीलर्स की, टू व्हीलर्स भी मार्केट में आने लगे। कैसे, पेट्रोलियम का जहाँ पे फ्यूल नहीं यूज होगा, जहाँ पे बिजली की चार्जिंग यूज होती है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे मार्केट में। तो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट है। समय के साथ साथ जब इस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ तो तरीका करना होगा। तो ये सारे जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं वो इसी वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को कम करने के कुछ उपाय हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो बहुत प्रदूषक धुआं है, गैसेज हैं रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज आल्सो कंट्रीब्यूट टू द राइज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि वातावरण में बहुत सारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है, बहुत सारी
इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को वातावरण में बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को आपस में चर्चा करके और कुछ क्या कारण है जिसके कारण हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए। इस पर आप एक 10-20 लाइन लिख भी सकते हैं, हर बच्चा अपनी अपनी कॉपी में। और मुझे पता है कि हर बच्चा क्या होगा, अलग अलग लिखेगा, अलग अलग बातें ही लिखेगा, और उसके बाद फिर आपस में आप चर्चा कर सकते हैं, क्लास में बैठ करके एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने के आप व्यक्तिगत तौर पे क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आप की जो जिम्मेदारी है वो केवल आप तक सीमित है। आप पर्सनली क्या कर सकते हैं या अपने दोस्तों से क्या करवा सकते हैं, इतना ही सफिशिएंट है। अगर इतना अवेयरनेस आ जाए कि आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ करें या अपने दोस्तों से मिल करके एक समूह बना करके कुछ करने की कोशिश करें, तो इतना ही बहुत है। इसमें सबसे बड़ा काम आप क्या कर सकते हैं, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी को कभी बुरा नहीं लगेगा, वो है आप प्लांटेशन कर सकते हैं। आप जो है वृक्षारोपण कर सकते हैं, बीजों को उगा सकते हैं पेड़ के रूप में, है ना। अपने घर के आसपास के वातावरण में खाली पड़ी जगहों पर जहाँ पे आप चाहें वहां पे पेड़ लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है जो हर बच्चा कर सकता है। और अपने आई एम श्योर कि जब आप कभी अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से भी ये बात बोलेंगे कि हम पेड़ लगाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और आपके इस काम में हमेशा ही वो आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं आपका एयर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, है ना। एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग पोज अ सीरियस थ्रेट टू द अर्थ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा गंभीर भयंकर परिणाम आने की संभावना है। जो ये अगर जो वायु प्रदूषण है और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, ये एक खतरा है पूरी पृथ्वी के लिए, है ना। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स लुक एट सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट आर ऑलरेडी अंडरवे। कुछ रास्ते में हैं तरीके जिनको अपनाए जाने की कोशिश हो रही है ना, जिससे वायु प्रदूषण कुछ कम हो सकता है। जब मैंने चर्चा की थी आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि जब एक बार क्या हुआ था कि बहुत जो दिल्ली है हमारी देश की राजधानी, वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में उसका नाम आ गया था पूरे विश्व में। तो उसके बाद से थोड़ा सा कोशिश की गई, जैसे कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का यूज कम करके उनको सीएनजी पे चलाने के लिए कहा गया, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में केवल सीएनजी ही यूज होने लग गया, है ना। और कुछ और तरीके, अनलेडेड पेट्रोल का यूज मैंडेटरी हो गया। बहुत पुरानी गाड़ियों को आउट ऑफ द चलन कर दिया गया, है ना, आउट ऑफ द रोड कर दिया गया। यानी कि दिल्ली में एक नियम लगाया गया कि हाँ, इतने साल से पुरानी गाड़ी जो है वो सड़क पे नहीं चल सकती, क्योंकि वो पॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट करने लगती है। तो कुछ और तरीके, ऑड इवन का फॉर्मूला नई दिल्ली सरकार ने लगाया। तो कुछ तरीके हैं जो अपनाए गए, तो थोड़ा सा फर्क आया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा है, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वी आर ब्लेस्ड, हम लोगों की हवा और वातावरण अभी बहुत शुद्ध है, पहाड़ों में बहुत शुद्ध हवा है, देहरादून में भी क्लीन है एयर अभी। लेकिन दिल्ली की स्थिति यहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा भयावह है। ये आप कभी दिल्ली जाएं तो देख भी सकते हैं, वहां पे छोटे छोटे बच्चे अभी कोविड के टाइम के पहले से ही वो मास्क लगा के चलते थे। और वो मास्क किस कारण से होता था, पोल्यूशन से बचने के लिए, क्योंकि उन बच्चों को सांस की प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। तो स्कूल लगाने आने जाने के लिए डेली, जब कोविड में मास्क लगाने की बात आई तो उनके लिए वो मास्क लगाना नया नहीं था, वो पहले से ही इसका यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो ज्यादा है हम लोगों के रहने की जगह की तुलना में। तो यूज ऑफ सीएनजी और अनलेडेड पेट्रोल, ये कुछ तरीके हैं जो वातावरण में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए कोशिश, है ना। इसके अलावा वन मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इन्वॉल्व्स द स्विचिंग ओवर फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूल्स। ट्रेडिशनल फ्यूल्स से हम स्विच ओवर कर दें उनके अल्टरनेटिव्स पे, है ना, जो थोड़ा जिसको जलने में बहुत ज्यादा प्रदूषण ना हो, है ना।
जैसे सोलर एनर्जी का यूज करने लगे, है ना। अब ये तो सोलर एनर्जी का यूज करने लगे, विंड एनर्जी का यूज करने लगे एंड हाइड्रो पावर एनर्जी का यूज करने लगे। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, देखो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बच्चों, ये नेचुरल होते हैं यानी कि प्राकृतिक भंडार, तो वो वैसे भी हमारे पास कम मात्रा में है। कोई भी प्राकृतिक चीज का भंडार हमारे पास कम मात्रा में है। प्रकृति हमें वो चीज, जैसे हवा है, जैसे पानी है, वो है तो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में, लेकिन अगर उसका उसका अगर उपयोग करते हैं आप अपने जीवन के कार्यों के लिए तो वो कम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मिस यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ऊर्जा का दोहन करना शुरू कर दें, उसका इतना ज्यादा यूज कर लें कि जितने की जरूरत भी ना हो, तो उससे क्या होता है, वो फिक्स मात्रा में ही है। ऐसा नहीं है कि रोज का रोज उसमें कुछ बढ़ रही है मात्रा, तो उस वैसे भी उसको बहुत ज्यादा संभाल करके यूज करना चाहिए, जो हमारे पास लिमिटेड उसमें है। जैसे सूर्य की रोशनी है, सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, वो हमारे पास अनलिमिटेड है। हम एक दिन में जितना सूरज की रोशनी को यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, अगले दिन फिर हमें उतनी ही मिलेगी, उसके अगले दिन फिर हमें उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास लिमिटेड है, तो आप उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास लिमिटेड होती हैं, तो उसको हमें लिमिटेड मतलब एक लिमिट के तौर पे यूज करना चाहिए। जो चीजें अनलिमिटेड हैं आपके पास उसको अनलिमिटेड यूज करिए, और जो लिमिटेड है उनको लिमिटेड ही यूज करना चाहिए। जैसे आप सोलर एनर्जी का अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, क्योंकि सूरज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अपना प्रकाश आपको नहीं दूंगा, सूरज कभी ये नहीं कहेगा कि सोलर एनर्जी का आप यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दीज अल्टरनेटिव्स, देखिए वैसे भी प्राकृतिक जितने भी चीजें हैं, आपको उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो पे करके मिलती हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, लिमिटेड हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन आपको पैसा खर्च करके ही डीजल और पेट्रोल मिलता है। जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिक का यूज करना है, बिजली का यूज करना है, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। सोलर एनर्जी को आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोलर एनर्जी का यूज करके आप कोई फायदा नहीं पाते हैं। तो उस सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए जो संयंत्र, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके किसी रूप में आप उसको उपयोग कर पाए, तो उसके लिए वो जो संयंत्र बनते हैं उनको खरीदने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज आपको फ्री मिलती है। जैसे पानी है, वो भी पैसा खर्च करके ही मिलने लगा अब, क्योंकि साफ जो स्रोत थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। अब जब प्रदूषित कर दिया तो हमें पीने के पानी के लिए तो वो पानी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वी हैव टू पे। अब हमको उसके लिए पेमेंट करना पड़ रहा है, और एक लिमिट में ही यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मीटर से पेमेंट होता है ना। तो इस तरह से कभी भी किसी भी प्राकृतिक जो आपके पास संसाधन है उनका दोहन नहीं करना चाहिए। आपको जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उससे बहुत ज्यादा हमें ईश्वर ने दिया है, तो दुरुपयोग करना नुकसानदायी है। अब ये जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं एनर्जी के, ये आपका पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, ये आप अपने नेचर से, प्रकृति से हम पा सकते हैं, और हमारे पास ये अबंडेंस में है, यानी कि अनलिमिटेड मात्रा में है। जैसे कि मैंने अभी सोलर एनर्जी की बात की, सोलर एनर्जी आपके पास अबंडेंस में है, लेकिन जैसे सोलर लाइट्स होती हैं, है ना, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके लाइट्स जल जाती हैं। लेकिन क्या सोलर एनर्जी को आप बिना उन लाइट्स के रात में रोशनी कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए उस संयंत्र को बनाने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं खर्च करना ही होता है। अब ये अलग तरीका है कि उसको खर्च आप दूसरे तरीके में भी कर रहे हैं और इस तरीके में भी। तो हाँ, इस तरीके से खर्च करिए जिसमें पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो सके। द बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स कॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन। जो आपका सूखी पत्तियां होती हैं, इनके जलाने पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो इनको आप बर्न करने के बजाय, जलाने के बजाय कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं। कंपोस्ट पिट में डालने पे क्या होगा, एक अच्छा सा कहते हैं अच्छी क्वालिटी वाला मेन्योर तैयार हो जाएगा, जिससे आपका पौधों में डालने के लिए प्लेंटी ऑफ खाद, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक खाद, तैयार हो जाएगी, जिससे पौधे जो है वो बहुत अच्छा
आगे ग्रो करेंगे। डिड यू नो दैट ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो आप सबको पता ही है इसके बारे में कि कोई भी प्रदूषक गैसेस जो हैं उनके लेवल को कम करने में ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज अनदर मेजर दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक दूसरा तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि जिन कारणों से पोल्यूशन हो रहा है, जिन कारणों से प्रदूषण हो रहा है, उन कारणों पे रोक लगाई जाए, उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज किए जाएं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पोल्यूशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ट्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में लगाएं, है ना, हम प्लांटेशन करें बहुत ज्यादा। क्योंकि प्लांट्स जो है, जो मुख्य रूप से पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको ये क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना। किस प्रक्रिया के द्वारा यूज कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा यूज कर लेते हैं। तो ये आप पर्सनल जो एक्शन है वो ले सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप ये उपाय कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारा पेड़ लगा सकते हैं। आप अपने सभी बच्चे अपने स्कूल में पेड़ लगा सकते हैं। एक दिन में अगर हर बच्चा अपने घर से एक पौधा लेके आता है और स्कूल में क्यारी बना करके सुंदर सा पूरे स्कूल में अगर वो पौधे लगा दिए जाएं, तो सोचिए एक दिन उस स्कूल का अगर प्लांटेशन डे बना दिया जाए तो एक दिन में कितने सारे पेड़ लगेंगे उस स्कूल में। और जिस बच्चे ने जो पेड़ लगाया, जिम्मेदारी उसी की रहेगी उस पेड़ के रख रखाव की, है ना। तो इस तरीके से मेरा पेड़, अपनी सामान का ध्यान हर कोई रखता है ना। तो जो पौधा आपने लगाया उस पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, है ना। और उसके बाद से 2-3 साल में क्या देखेंगे आप कि आपके स्कूल में अच्छा सा एक पेड़ों का बगीचा तैयार हो गया है। आप अपने अध्यापक की सहायता लेकर के इस काम को कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे आप बच्चे होने के तौर पे जो काम कर सकते हैं वो केवल यही कर सकते हैं कि आप पौधे लगा सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज विल इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आप बहुत ज्यादा पेड़ लगा करके क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है वो बढ़ा सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है, केवल पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज कर लेंगे तो बहुत सारी मात्रा में आपको प्राणवायु मिलेगी, जो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। जब कोविड के टाइम में ये हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना, जो बीमार लोग थे उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई। वो ऑक्सीजन, आप सोच के बताओ कि वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। आप कहेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में मिलती है, पर वो सिलेंडर में ऑक्सीजन कहाँ से आती है बच्चों, सिलेंडर में ऑक्सीजन आपके वातावरण से ही एक्सट्रैक्ट करके भरी जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन बनाने का कोई कारखाना नहीं होता है ना। ऑक्सीजन बनाने का कोई कारखाना नहीं होता है, वातावरण से ही गैस एक्सट्रैक्ट करके तब सिलेंडर्स में कंप्रेस करके भर दी जाती है, जो किसी रोगी को जरूरत पड़ने पर दी जाती है। अब एक साथ इतनी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी तो वो कम पड़ने लगती है। ठीक है, इसी कारण से वन महोत्सव भी भारत में मनाया जाता है हर साल रेनी सीजन के टाइम पे। और रेनी सीजन कौन सा होता है आपका, जुलाई और अगस्त। जब हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाते हैं, तो वही मौसम होता है जब आप पौधों को प्लांट कर सकते हैं और वो फिर उसके पनपने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। तो क्या करना है आपको, स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम करना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज टू योर फ्रेंड्स एंड मोटिवेट देम टू प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीज इन देयर लोकेलिटी। आप लोग जहाँ रहते हैं अपने आसपास के वातावरण में खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। और जो पेड़ पहले से हैं उनकी सुरक्षा भी कीजिए, उनकी भी देखभाल कीजिए, उनका भी ध्यान रखिए, है ना। क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उत्तराखंड में, वहां पे तो पेड़ बचाओ, है ना, आंदोलन जो है बहुत समय से चल रहा है।
जहाँ पे पेड़ पेड़ काटने पे लोग बहुत विरोध, पेड़ काटने पर सरकारों को भी बहुत बार विरोध का सामना करना पड़ा है ना। चिपको मूवमेंट हुआ है इसके लिए, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े आंदोलन हो जाया करते हैं, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि पेड़ हमारे कटे ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश की जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड हो, प्रदूषित हो। तो उसके लिए हम अब पेड़ मान लीजिए अगर डेवलपमेंट के नाम पे कट भी रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे एक हम ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम खुद पेड़ लगाएं और अपने दोस्तों से भी, मित्रों से भी कहें कि पेड़ लगाने में वो आपकी हेल्प करें। और मुझे पता है कि ऐसा कोई भी बड़े, जिनको आप शिक्षक हैं, आपके अध्यापक हैं, आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, इस तरीके का इनिशिएटिव अगर आप लेते हैं तो कभी भी वो आपका विरोध नहीं करेंगे, अलबत्ता बहुत ज्यादा खुश होंगे कि हमारे बच्चे अब कैसे बन रहे हैं, जागरूक, और वो पेड़ लगाने में आपकी हेल्प भी करेंगे। एक एंटी क्रैकर कैंपेन भी दिल्ली में चलाया गया था दिवाली के टाइम में, वो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये सारे, दिल्ली में ज्यादा है प्रदूषण, हमारे प्रदेश में प्रदूषण कम है ना, लेकिन फिर भी वो बढ़ने ना पाए, इसके लिए हमें ये उपाय करने होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों वाटर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन से जुड़ा कोई भी सवाल अगर किसी बच्चे के दिमाग में है तो वो पूछ सकता है। वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या कोई ऐसा आइडिया आया हो कि हम कौन सा एक आइडिया अपना सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, उस पे आप चर्चा कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण कम करने का और कोई नया आइडिया भी आपके माइंड में आया है जिससे आप वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। मुझे पता है सभी बच्चों के पास बहुत सारे, आपका जो माइंड है उसमें आइडियाज का भंडार होता है, बहुत सारे आइडिया होंगे बच्चों के पास। चलिए, आप लोग आपस में चर्चा जरूर करिएगा कि किस तरह से आप वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका बच्चों जल प्रदूषण, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। आपका पानी जो प्रदूषित हो रहा है, अभी तक तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे जो वायु प्रदूषण है, जो हम सांस लेते हैं। देखिए, चर्चा इस चैप्टर में किस चीज की हो रही है, केवल उस चीज की हो रही है जो हम सांस ले, केवल हमारी चर्चा हो रही है। अगर हम क्लियर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं हम कि जो चर्चा हो रही है वो प्रदूषण की नहीं हो रही है। एक्चुअल में हम सभी बहुत स्वार्थी हैं, हम अपने बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो वायु प्रदूषण फैल रहा है उससे जो हम सांस लेते हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मनुष्यों को कितना नुकसान हो रहा है प्रदूषण से, इसीलिए ये चर्चा हो रही। इसके पहले जब तक प्रदूषण का लेवल ज्यादा नहीं था तो इसमें चर्चा भी नहीं हो रही थी कि वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही हमको ये चीज समझ में आ जाती कि इससे नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो शायद ये प्रॉब्लम जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, है ना। तो जिस तरह से हम सांस लेने के लिए हमने अपनी वायु को प्रदूषित कर लिया, अब सांस लेने में परेशानी, है ना, जिसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में इतनी चर्चा की। इसी तरह से जो हमारा पीने का पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। पीने का पानी प्रदूषित हो चुका है, ये नहीं कह सकते कि उसको हम रोक सकते हैं, वो प्रदूषित हो चुका है। किसी भी नदी का पानी, किसी भी नदी का पानी जो एक नेचुरल स्रोत है हमारे पानी, आप सबको पता है कि पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। बिना पानी पिए, जैसे हम बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं, वैसे ही बिना पानी पिए भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पीने के पानी को इतना ज्यादा ट्रीटमेंट करके हमारे घर में टैप्स के थ्रू लाया जाता है और उसका क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है मीटर से। क्या वो पानी पहले, आज के हम 100 साल पहले की बात कर लेते हैं, क्या 100 साल पहले भी सबके घर में टैप लगे हुए थे या सबके घर में टैप वाटर आता था? अब तो सबके घर में आरओ लग गया है, फिल्टर लग गया है। तो क्या पहले आरओ और फिल्टर लगा था? नहीं। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि तब इसकी जरूरत ही नहीं थी। तब जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर थे वो हमें डायरेक्ट मिलते थे। लोग स्रोत का पानी, लोग नदियों का पानी डायरेक्ट भर के ले आते थे, अपने पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और उस समय पे
केवल सोच के देखें, आप अपने घर में जो दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं उनसे कभी चर्चा करके देखें, उनके बचपन में और आपके बचपन में क्या फर्क है। आप ट्रीटेड पानी पीते हैं, मैं भी, है ना। हम लोग स्रोत का पानी पी नहीं पाते, लेकिन जो न्यूट्रिटिव क्वालिटीज होती थी, या हम ये कह सकते हैं कि जिस पानी में न्यूट्रिशन ज्यादा था, नेचुरल वाटर जो होता है, किसी स्रोत से आ रहा होता है या किसी नदी का, उसमें मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स का हमारे शरीर में के पोषण में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम वो मिनरल्स कैसे पाएंगे जब पानी को हम ट्रीट करके सब कुछ गंदगी के साथ साथ अच्छी चीजें भी बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो उसके लिए भी हमको प्रदूषण से किसी तरह से पानी को भी बचाना होगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपका द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर, क्या क्या है। एक तो फिजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं आपके वाटर के, जैसे हम बाहर से ही गंदगी नदियों में फेंकते हैं, हम बाहर से। फेवरेट प्लेस ऑफ थ्रोइंग द कूड़ा क्या है, नदियां। अपने घर से कचरा कूड़ा सब गार्बेज इकट्ठा किया और लेके गए, कहाँ फेंक दिया, नदी में फेंक दो। क्यों, नदी, हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि नदी का पानी गंदा हो जाएगा, है ना। या हमने ये सोचा कि एक अकेले मेरे फेंकने से क्या होगा, सब तो फेंक रहे हैं, मैं भी फेंक देती हूँ, है ना। ये भी देखा देखी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखा देखी सारे काम, जिसको कहते हैं नकल। अगर सामने वाला गलत काम कर रहा है तो हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं करते कि हम किसी तरह कोशिश करें कि हम ना करें। हम कहते हैं एक अकेले सब फेंक रहे हैं, तो एक अकेले मेरे ना फेंकने से क्या नदी साफ रहेगी। तो क्या करते हैं, घर का कूड़ा कचरा उठाया और लेके गए, फेंकने की जगह क्या थी, नदी में फेंक दो, बह जाएगा, नदी में फेंक दो, बह जाएगा। पर क्या वो बह जाता है बच्चों, वो बह तो जाता है, लेकिन जो उसका पानी है, उस पानी की क्वालिटी को खत्म कर देता है, उस पानी को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है, प्रदूषित कर देता है। उसके अलावा केमिकल्स, ये तो हो गया फिजिकल, जो हम खुद ही करते हैं। केमिकल, जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो कचरा निकलता है वो केमिकल के रूप में आपकी नदियों में छोड़ा जाता है, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है ना। एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज गेट अल्टर्ड, तो इससे क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो आपके पानी की गुणवत्ता है, उसको सीधी भाषा में अगर समझो कि जो आपके पानी की गुणवत्ता है, जब पॉल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, तो पानी का जो लेवल है, जिसको हम कहते हैं जैसे कितना अच्छा है ना। और हम अच्छे पानी को बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं, जो पानी आप पी सकते हैं वो ही अच्छा है, उसी की गुणवत्ता अच्छी है ना। तो पानी की गुणवत्ता बरकरार रखें, तब तो पानी प्रदूषण रहित है। और अगर आपकी पानी की गुणवत्ता ऐसी हो रही है जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, अपने खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, आप पानी उस पीने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो पानी जो है वो प्रदूषित हो चुका है, यानी कि उसमें बहुत सारे जल प्रदूषण हो चुका है और वो प्रदूषित हो गया। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी को प्रदूषित करने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जल प्रदूषक कहलाते हैं, है ना। अब इसमें से सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट, ये सारे क्या हैं, ये जल प्रदूषक का उदाहरण है, या आपकी दिमाग में बहुत सारे जल प्रदूषक का उदाहरण होंगे। मैं बच्चों से ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब क्लास चल रही हो तो थोड़ा सा दिमाग को चलाने की कोशिश किया करिए। ये नहीं सोचना है कि क्या हम गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। चर्चा करने से क्या होता है बच्चों, कि आपका दिमाग खुलता है, आपको फिर समझ में आता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इन 3 एग्जाम्पल्स के अलावा और बहुत सारी चीजें पता हो, जिससे आपकी लोकेलिटी में जल प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपके यहाँ पे जल प्रदूषण हो रहा है। तो आई एम श्योर कि जितने बच्चे हैं कम से कम 10 एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा निकल के आ सकते हैं, है ना। तो अगर किसी भी टॉपिक पे आपको ज्यादा जानने की जरूरत है तो उसके लिए क्या करें, आपस में आप चर्चा कर सकते हैं ना, जिसको कहते हैं एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। बच्चे आपस में ही
अपने टीचर से भी हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, और पढ़ाई में ज्यादा जानकारी हासिल करना ये अच्छी बात है ना। स्कूल हम क्यों आते हैं? अपने दिमाग की जो सीखने की क्षमता है उसका विकास करने के लिए आते हैं ना। हम अपने माइंड को डेवलप करने के लिए स्कूल आते हैं ना। अदरवाइज हमें स्कूल आने की क्या जरूरत है? हमारे पास जितना दिमाग पहले से ही था, स्कूल आके क्या होता है, आपकी सीखने की जो एक्टिविटी करने की क्षमता है उसका विकास होता है। इसीलिए पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क है। जो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गया और जो डेली स्कूल आता है उसमें क्या फर्क है? उसमें केवल स्कूल आने के बाद जो एक्टिविटी आपके दिमाग के साथ हुई वही फर्क है। इसीलिए जो है आपस में आपको चर्चा करनी चाहिए। हर हर टॉपिक पे आप चर्चा कर सकते हैं। बच्चों से कोई भी परफेक्शन की उम्मीद नहीं करता है ना। इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बच्चों से किसी भी परफेक्शन की उम्मीद टीचर नहीं करता है। टीचर्स को ये पहले से पता होता है कि बच्चे क्या हैं, कच्ची मिट्टी की तरह। आप स्कूल आते हैं सीखने के लिए, है ना। तो कभी गलत गलत सीख करके भी आप कोई चीज, जैसे लिखना धीरे धीरे सीखते हैं, पढ़ना धीरे धीरे सीखते हैं, उसी तरह से आप किसी भी बात पे चर्चा करना भी धीरे धीरे सीख सकते हैं ना। तो आपस में जब समूह बना करके आप बैठते हैं तो आपको अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चर्चा कर सकते हैं। उससे हो सकता है आपको कोई दूसरा पॉइंट पता हो, आपके फ्रेंड को कोई दूसरा पॉइंट पता हो, और जब चर्चा होगी तो क्या दोनों पॉइंट्स शेयर हो जाएंगे। तो आप सबके पास कितने कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? दो दो, यानी आपको दो दो बातों की जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए आपस में चर्चा करना जरूरी है। खास तौर पे कुछ जैसे ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये कुछ केवल आपके पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक मुद्दे बन गए हैं। तो इन पे आप सबको चर्चा करनी चाहिए। What effect does water pollution have on living organisms? ये जो जल प्रदूषण है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या प्रभाव डाल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वाटर पॉल्यूटेंट्स जो हैं आपका, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। जल प्रदूषकों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स का मतलब कुछ इस तरीके के प्रदूषक जो पानी को अनफिट कर देते हैं कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन का मतलब जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते। वो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं? जो अलग अलग तरीके की डिजीज फैलाने का काम करते हैं, और वो हैं अलग अलग तरीके के जीव ही, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म ही हैं जो जल को प्रदूषित कर देते हैं। जैसे बहुत अलग अलग तरीके के एल्गी, टॉक्सिक बैक्टीरिया और फंगी। तो ये क्या है? ये खुद ही जीव हैं और ये जल को भी प्रदूषित करते रहते हैं, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। तो ये कुछ जैविक प्रदूषक हैं जो पानी को क्या कर देते हैं, पॉल्यूशन में, मतलब उसके अंदर पॉल्यूशन हो जाता है और पानी जो है कैसा हो जाता है, आपके कंजम्पशन के लिए अनफिट। 2 ही कैटेगरीज हैं, या तो पानी पीने योग्य होगा और या पानी पीने योग्य नहीं होगा। अगर पानी पीने योग्य नहीं है, इसका मतलब कि ये है कि वो जो पानी है वो प्रदूषित है। कई बार आप देखते हैं कि आपकी टैप में जो वाटर आ रहा है ना, टैप में वाटर आ रहा है, उस टैप वाटर को भी फिल्टर करके पिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उस टैप वाटर में जो आ रहा पानी वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नहीं है। आप अपने उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। तभी तो घरों में फिल्टर्स लगे, तभी तो घरों में लोगों ने आरओ लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये जब टेस्ट हुआ होगा तो ये पता चला होगा कि वो जो आपके टैप में घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो भी शुद्ध नहीं था, है ना। तो इसलिए कुछ और कई बार देखा होगा कि पानी नलके में आ रहा है, बहुत तेजी से स्पीड में आ रहा है, ब्राउन कलर में, बहुत ज्यादा गंदा। हम कहते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, या बहुत मिट्टी है, पानी में बहुत मिट्टी आ रही, तो क्या मिट्टी वाला पानी तो हम नहीं पी सकते हैं, है ना। तो वो किस तरीके का प्रदूषक है? इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आ गया। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का मतलब है दीज इंक्लूड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जिसमें पानी में कौन सारी चीजें घुल जाती हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जैसे डस्ट घुस गई, मिक्स हो गई, बालू आने लगी,
मिट्टी आने लगी, ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं और ये भी पानी को फिर पीने योग्य नहीं रखते हैं, है ना। दूसरा आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये आपके कार्बनिक प्रदूषक हैं। ये आपका इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक प्रदूषक, और ये आपके कार्बनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो पानी में मिक्स करके पानी को पीने के लायक नहीं रह जाता है, जैसे कि दिस इंक्लूड वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीवेज, ये सब। जैसे जो हम लोग खेती करते समय जो भी केमिकल्स का यूज हो रहा है ना, सब्जियों की खेती के लिए और नॉर्मल फसलों की खेती के लिए जो पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, जो खादों का, उर्वरकों का जो यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का, जिसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, सल्फेट के नाम से जानते हैं, है ना, जो ऐसे चीजें जो हम फसलों को पैदा करते समय खरपतवार को खत्म करने के लिए यूज करते हैं वीडीसाइड्स, ये भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये भी पानी को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। डू यू नो that water pollution can occur either through natural reasons or man-made reasons। जो आपका वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण, जिस तरह से वायु प्रदूषण की जब हम बात कर रहे थे तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो प्राकृतिक कारण से हो जाए या मनुष्यों द्वारा कारण बना दिए जाए जिससे वायु प्रदूषण हो जाए। उसी तरह से जल प्रदूषण भी दो तरीकों से फैल सकता है, या तो जल प्रदूषण होने के लिए कुछ प्राकृतिक कारण रहे होंगे, या जल प्रदूषण ऐसे तरीके से हो जाए जहाँ पे मनुष्यों का हाथ हो। कहते हैं जैसे इस प्रदूषण को ज्यादा, इस पानी को, जैसे गंगा नदी को प्रदूषित करने में किसका ज्यादा योगदान है, क्या प्राकृतिक योगदान है? तो हम कहेंगे नहीं, गंगा नदी जो हमारी है वो बहुत पवित्र नदियों में से एक है, उसका पानी बहुत ज्यादा हाईली मतलब टॉप लेवल का पानी रहा है, तो वो अब क्यों प्रदूषित हो रही है? वो अब क्यों प्रदूषित हो रही है? क्योंकि उसमें हम लोगों की ही गलती है, मनुष्यों की। हम लोगों का मतलब हम सभी मनुष्यों की ही गलती। तो ये मैन मेड रीजंस में आ जाता है। नेचुरल रीजंस क्या हो सकते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है? वो है आपका एक्वेटिक वीड्स। जैसे बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं पॉन्ड्स में, या उसको हम एक्वेटिक वीड्स कहते हैं, जलकुंभी के नाम से कहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा फैल जाता है कभी कभी, तो उससे भी जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। उसके अलावा डिकम्पोजिंग मैटर, मड, स्लज, ये सब जो है ये नेचुरल कारण है। एल्गी, निमेटोड्स जो रोग कारक होते हैं, ये सब नेचुरल प्राकृतिक कारण है, ये हमने नहीं फैलाए। लेकिन प्रेजेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन वाटर बॉडीज मेक्स देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण है। अगर मान लीजिए ये कारण है, मान लीजिए कि कोई तालाब है, तालाब का पानी क्यों नहीं हम डायरेक्ट पी पाते हैं? क्योंकि तालाब में ये जो ग्रीन पत्तों वाली आपको दिखती है कि ग्रीन कलर की, उसको जलकुंभी के नाम से जानते हैं, हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, और आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो इसको बंगाल का आतंक। एक बार क्या हुआ था कि जो मैं जलकुंभी की बात कर रही हूँ, एक बार क्या हुआ था कि इतना ज्यादा फैल गई कि बहुत सारी मछलियां एक साथ ही मर गई थी, है ना। क्योंकि ये अपनी ग्रोथ के लिए पानी के अंदर का सारा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। तो पानी में भी पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनको भी सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो अगर पानी ऑक्सीजन के बिना हो जाएगा तो उसके अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये जो वीड्स हैं ये बहुत तेजी से फैलते हैं, इन पर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इससे भी पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता, है ना। तो ये तो प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रीजन है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। अब कुछ ऐसे कारण हैं जो हमने खुद बनाए हैं, और वो कारण क्या है? वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, उनको हम कहेंगे मैन मेड रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कुछ ऐसे कारण जो मनुष्यों के द्वारा ही फैले हैं, तो उनके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने वायु प्रदूषण के बारे में बात करी, जल प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू की,
और किस तरह से मनुष्यों के द्वारा जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो हम अगले सेशन में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके की बातों पर आप आपस में जरूर चर्चा करेंगे ताकि आपकी जानकारी और बढ़ सके और क्या आप कर सकते हैं इसमें योगदान, उसके बारे में भी आप सोचेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।